दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 21 दिसंबर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। और एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, स्टडी 91 बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स आप सभी के लिए लेकर आया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार प्लीज मौका दीजिए स्टडी 91 को और देखिए कि कितनी शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ यहाँ पर क्लास आपको दी जाती है। अभी वर्तमान में दोस्तों ये सभी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह की कोई सूचना आपको चाहिए तो ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन पर कॉल करके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सीधे टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिख रहा है दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स एक कंपनी है जिसका नाम है यू गवर्नमेंट। ठीक है, यू गोप करके नाम है दोस्तों। ये क्या करती है? एनालिटिक्स करती है, किस पर? डेटाओं पर एनालिसिस करती है। ठीक है, कह रहा इस कंपनी के द्वारा अभी एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के शीर्ष सबसे 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों में, जी हां दोस्तों 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों में मोदी जी का स्थान जो है किस नंबर पर है, ये आपको बताना है। हाल फिलहाल की बात किया जाए दोस्तों तो अभी दोस्तों टाइम्स में इस तरह का एक डेटा निकाला था। टाइम्स के द्वारा दोस्तों डेटा जारी किया गया था, पर्सन ऑफ द ईयर। जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा कि पर्सन ऑफ द ईयर अभी किसे घोषित किया गया? पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बार पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया एलोन मस्क को। किसे घोषित किया गया? एलोन मस्क को घोषित किया गया। एलोन मस्क कौन है दोस्तों? याद रखिएगा यह टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। यहां पे दोस्तों कह रहा है कि सबसे प्रशंसित पुरुषों में मोदी जी का स्थान कौन सा है, वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा यहां मोदी जी का स्थान है 8वां। अगर हम बात करें दोस्तों इंडियन की, अगर हम बात करें इंडियन की तो याद रखिएगा इंडियन में याद रखिएगा नंबर मतलब जो इस लिस्ट में आए हैं वो 8वें नंबर पे ही दोस्तों याद रखिएगा वो मोदी जी का 8वां नंबर है। मोदी जी का कौन सा नंबर दोस्तों? 8वां नंबर है। इसके बाद अगला नंबर दोस्तों सचिन तेंदुलकर का। जी हां दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का। चलिए थोड़ा सा गेस करिए कि सचिन तेंदुलकर का कौन सा नंबर होगा। मोदी जी के बाद है दोस्तों, याद रखिएगा दर्जनवें नंबर पे हैं, 12वां स्थान दोस्तों यहां पर किसका है? सचिन तेंदुलकर। पूरा लिख दे रहा हूं, सचिन तेंदुलकर जी का यहां पर क्या है दोस्तों? यहां पर आपका 12वां स्थान है। इसके अलावा दोस्तों शाहरुख खान को भी शामिल किया गया और अमिताभ बच्चन को भी शामिल किया गया। शाहरुख खान यहां पर याद रखेगा 14वें स्थान पे हैं, अमिताभ बच्चन दोस्तों इनसे एक स्थान नीचे हैं। याद रखेगा शाहरुख खान ये क्या है दोस्तों? यहां पर 14वें स्थान पे है और अमिताभ बच्चन याद रखेगा, अमिताभ बच्चन ये आपके किस स्थान पे? 15वें स्थान पे। तो ये लिस्ट आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, एक बात और आ होगा कि कोई भारतीय फीमेल यहां पर नहीं है, तो याद रखे दोस्तों अभी फीमेल की बात तो नहीं है। विराट कोहली वाली है 18वें नंबर पे, वो ध्यान दीजिएगा। एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि भाई चलो मोदी जी 8वें नंबर पे बात समझ में आती है, लेकिन पहले नंबर पे कौन है? ये कौन है? ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए अगर पहला नंबर आपको समझ में आए तो आप याद रखिए बराक ओबामा को। जी हां दोस्तों, बराक ओबामा। जी हां दोस्तों, बराक ओबामा का नाम आप सभी जानते होंगे। ठीक है, हालांकि इनके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उसके बाद अब जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं, लेकिन आज भी दोस्तों बराक ओबामा जो है सबसे प्रशंसित लोगों की सूची में याद रखेगा बराक ओबामा का पहला स्थान है। दूसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों बिल गेट्स हैं। कौन है? याद रखेगा बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर हैं, इनका रैंक है दोस्तों दूसरा। और अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति दोस्तों शी जिनपिंग हैं, वो भी याद रखें दोस्तों शी जिनपिंग, इनका स्थान है तीसरा। ठीक है, शी जिनपिंग का तीसरा स्थान है। तो कम से कम 1 2 3 और अपने इंडिया में कौन कौन क्या है ये आप जरूर याद रखिएगा। इतना ही दोस्तों आपके लिए याद रखना। ठीक है, अब इसी सब के लिए दोस्तों ये बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, इनको आपकी इच्छा हो पढ़िए, ना इच्छा हो मत पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रैंक इंडेक्स दिया गया है, किसका कौन सा स्थान है, सब कुछ है। आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। हाल फिलहाल में कौन कौन से व्यक्ति थे जो चर्चा में रहे, उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला ये हो गया मोदी जी 8वां रैंक। दूसरा लिख रहा है दोस्तों वर्ष 2021 में वैश्विक शांति के प्रतीक महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस बार महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई गई। क्यों मनाई गई वो बात को समझिए दोस्तों, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? 1869 में इनका जन्म हुआ था। आप जोड़ लीजिएगा 152वीं जयंती चली। करेक्ट टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में दोस्तों अभी किसे शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा टाइम्स की जो सूची आई थी इसमें भारत से ममता बनर्जी को शामिल किया गया। ठीक है, टीएमसी पार्टी की हेड हैं। ठीक है, तो आपके पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही, उसी की हेड हैं ये। अभी टाइम्स में दोस्तों 100वें मतलब टॉप 100 के अंदर आई है।
ठीक है। करा हाल ही में रानी रामपाल कौन है दोस्तों, आपको पता होगा, ये महिला हॉकी टीम की कप्तान है, ठीक है। और दूसरा नाम है स्मृति मंधाना, ये भारतीय क्रिकेट टीम में है दोस्तों, कप्तान नहीं, कप्तान मिताली राज है, स्मृति मंधाना नहीं। इन दोनों लोगों को दोस्तों इक्विटास बैंक का अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, इसलिए चर्चा में चल रही थी। हाल ही में दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो पुणे में है उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम बदल करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। ये आप ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा ने दोस्तों इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, इसीलिए ऐसा किया गया। करा किसने यह खोजा था कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया फैलाता है, यह किसने खोजा था? तो दोस्तों यहां पर देखिए मलेरिया से संबंधित जो खोज किया है वो खोज किया है सर रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस ने, उनका नाम याद रखिएगा। करा केरल एडवेंचर टूरिज्म का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये भारतीय हॉकी टीम में खिलाड़ी में है दोस्तों, याद रखिएगा, अच्छे प्लेयर हैं, नाम है PR श्रीजेश, ये केरल के रहने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें बनाया गया। करा नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों 7 तारीख को रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था 7 अगस्त को, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है, ठीक है। करा AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दोस्तों किसे दिया गया? इस बार यह खिताब नंगोम बाला देवी को दिया गया था और पुरुषों की श्रेणी में खिताब संदीप झिंगन को दिया गया था, ठीक है। दोनों लोगों का नाम याद रखेगा। कांस 2021 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मूवी जो बनी थी दोस्तों, वो मतलब जो पुरस्कृत किया गया यहां पर वो टाइटन मूवी को दिया गया। और डॉक्यूमेंट्री की बात कर दें तो बनाया गया था पायल कपाड़िया के द्वारा। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, पायल कपाड़िया, उनको दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। करा किस भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष यात्री ने अपनी पहली अंतरिक्ष यान शुरू किया? दोस्तों ये सिरसा बंदला हैं, भारतीय मूल की हैं, इनको चुना गया था, ये आपसे परीक्षा में पूछा गया था। करा भारतीय सेना ने कश्मीर में फायरिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखा है? तो दोस्तों याद रखेगा, यहां पर मिलने गई थी अपने पति के साथ उलाला उलाला, बोले तो विद्या बालन, ठीक है, तो उनके नाम पर दोस्तों एक फायरिंग रेंज का नाम कर दिया गया। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सन है और हाल फिलहाल में इनसे कई सारे प्रश्न भी पूछे गए। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आप खोल के देख लीजिए, कोई नई बात नहीं है। ये अंतिम के जो 2 सवाल थे ना, ये आपके पीटी परीक्षा में पूछे गए थे और आप पीटी परीक्षा की डेट देख लीजिए और इसके पहले मेरा वीडियोस देख लीजिए दोस्तों। ये आज मैं नहीं लिखा हूं, ये मैं दोस्तों आपकी परीक्षा से पहले पढ़ाया करता था और मुझे लगता है किसी ने दोनों क्वेश्चन यहीं से उठा के डायरेक्ट कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न एक साथ दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, जब आपका पेट का एग्जाम होता है उसके पहले आप खोल के देख लीजिए, उसके पहले ही स्टडी 91 पर एक क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 इयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोस्तों एक किताब का नाम है और अभी इस किताब को किसने लिखा है? देखिए यहां पर 2 सवाल बनता है, इस किताब को लिखा किसने है और इस किताब का विमोचन किसने किया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां सभी के बारे में, ठीक है। एस.एस. ओबेरॉय दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इसके लेखक हैं। एस.एस. ओबेरॉय क्या है दोस्तों? यह इसके लेखक हैं, ठीक है। अजय प्रकाश साहनी की बात करें दोस्तों, तो अजय प्रकाश साहनी ने इस किताब को क्या किया दोस्तों? अभी इसका विमोचन किया है। क्या किया है? विमोचन किया। बात आती है दोस्तों, ये अजय प्रकाश साहनी हैं कौन? तो अजय प्रकाश साहनी के बारे में याद रखें दोस्तों, अजय प्रकाश साहनी ये माइटी का नाम सुने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी का दोस्तों शॉर्ट नेम है, याद रखेगा। तो MIT के दोस्तों सचिव हैं, क्या है दोस्तों? सचिव हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा विमोचन किया गया। और याद रखिएगा इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव जी हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं, ये भी याद रखिएगा। तो किताब लिखा किसके द्वारा गया है? यह किताब लिखा गया दोस्तों SS ओबेरॉय के द्वारा। जी हां दोस्तों, SS ओबेरॉय के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों मैंने अभी हाल फिलहाल में आपको कुछ किताबें बताया था, दर्जन भर किताबें, ठीक है। तो उन 12 से 13 जो किताबें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्यों ना हम लोग उसके बारे में एक बार चर्चा कर लिया जाए, ठीक है, ताकि एक बार चीजें आपको याद हो जाए। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था राहुल रवेल के बारे में, रखैल मत पढ़िएगा, रवेल पढ़िएगा, ठीक है। राहुल रवेल ने दोस्तों, यह अभिनेता थे राज कपूर, उनके ऊपर भी इन्होंने किताब लिखा था, चर्चा में चल रहे थे। मृदुला रमेश ने दोस्तों वाटरशेड पर किताब लिखा। बालकृष्ण मधुर मैंने बताया था नाम इनका है, एट होम इन द यूनिवर्स, इनकी किताब का नाम है। गौतम चिंतामणि ने दोस्तों 1971 के लड़ाई के बारे में किताब लिखा, द मिडवे बैटल, ठीक है, याद रखेगा। प्रभात कुमार ने लोक सेवा नैतिकता नाम का एक किताब लिखा। विष्ट रावत, जी हां दोस्तों, विष्ट रावत, आप इनकी तुलना दोस्तों आप रावत जी से मत करेगा, जिनका अभी निधन हो गया 8 दिसंबर को, बिपिन रावत जी का, ये अलग है विष्ट रावत। इन्होंने 1971 में जो आपका युद्ध हुआ था, उस युद्ध के ऊपर दोस्तों इन्होंने किताब लिखा है। डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, इन्होंने लिखा है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ठीक है।
फयाज मेनन की रचना दोस्तों इंडियन इग्निस। ठीक है, एक एक चीजों को याद रखिए, रिवीजन करिए, क्योंकि इसके पहले भी मैंने पढ़ाया, बाद में फिर किताब आएगा, फिर से इन सभी चीजों का रिवीजन करेंगे, तो बार बार पढ़ने से चीजें याद होती हैं। ठीक है, एमएम नरवाने ये थल सेना के 28वें प्रमुख हैं और निश्चित है दोस्तों कि अगले सीडीएस भी भारत के बनने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने किताब लिखा दोस्तों बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 इयर्स। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों। अब देखिए ये किताब तो कंफर्म है कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर स्टार। ये ऐसी किताबें दोस्तों जो कंफर्म है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टार वाले को मत भूलेगा। मारूफ रजा दोस्तों, इन्होंने कंटेंटेड लेट्स के ऊपर किताब लिखा है। बीएन गोस्वामी ने कन्वर्जेंस नाम का किताब लिखा है और बान की मून दोस्तों रिजॉल्व नाम का एक रचना किया है, ये इनकी भी रचना है। ठीक है, ये 4-5 रचनाएं आप तो एकदम अपने जबान पे रट लीजिए। ठीक है, और फिर आज वाली भी रट लीजिए दोस्तों, एसएस ओबेरॉय वाली रचना जो। ठीक है, तो ये सभी याद रखेगा। चलिए आइए बुक्स एंड आर्थर से हाल फिलहाल में जिन प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं उसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आज वाली जो किताब है दोस्तों जिसका नाम है रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 इयर्स ऑफ एमआईटी। ठीक है, तो याद रखेगा उसकी रचनाकार कौन है, एसएस ओबेरॉय है। ठीक है, करा चर्चित पुस्तक जो राज कपूर के नाम पे आई थी, राहुल रवेल ने लिखा है। ठीक है, एक किताब है दोस्तों प्राइड प्रेजुडिजी और पंडित्री, ये किताब किसने लिखा है, ये शशि थरूर की रचना है। ठीक है, भौतिकवादी रहे दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत उन्होंने दिया एल्बर्ट आइंस्टीन ने, अभी उनकी एक पांडुलिपि भी की है। ठीक है, उसके ऊपर ये चीजें दिया जा रहा है। कह रहा किसने किताब लिखा, द डिसास्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया। ठीक है, तो ये किताब लिखा दोस्तों देवाशीष मुखर्जी ने। किसने लिखा, देवाशीष मुखर्जी ने। ठीक है, कह रहा द सेज विद टू ऑर्स। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, सुधा मूर्ति ने लिखा है, इंफोसिस की डायरेक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा सुधा मूर्ति जी, और अभी इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड इकोनॉमिक्स एट होम एंड अब्रॉड, ये किताब दोस्तों शंकराचार्य जी ने लिखा, शंकराचार्य जी ने लिखा। पुस्तक है दोस्तों, एक पुस्तक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इस किताब को लिखा दोस्तों भास्कर चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, और एक किताब दोस्तों किसके ऊपर, कमला हैरिस के ऊपर लिखा गया था। कमला हैरिस भारतीय मूल की अभी अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं और ये राजनंद चिदाघट्टा के द्वारा दोस्तों ये किताब लिखा गया। ठीक है, तो ये सभी किताबें कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिख रहा दोस्तों हाल ही में मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जी दोस्तों मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी ये किसे दिया गया। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों आपने मुकेश अंबानी के बारे में पढ़ा होगा। मुकेश अंबानी दोस्तों ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो नहीं लेकिन भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये बात याद रखेगा। हाल ही में दोस्तों मुकेश अंबानी को याद रखेगा अभी गौतम अडानी ने पीछे कर दिया था, तो उसको भी याद रखेगा, गौतम अडानी ने पीछे कर दिया था, लेकिन आगे पीछे वाला काम चलता रहता। ठीक है, सुधा मूर्ति अभी उनकी किताब पढ़े दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। अजीज प्रेम जी को भी दोस्तों अभी अवार्ड मिला। फिलहाल यहां पर आपका उत्तर है दोस्तों कुमार मंगलम बिरला। क्या नाम है दोस्तों, कुमार मंगलम बिरला को अभी एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। कौन सा, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया गया। ठीक है, इसके पहले दोस्तों अजीज प्रेम जी कौन है दोस्तों, ये विप्रो कंपनी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, विप्रो से जुड़े हुए हैं। ठीक है, विप्रो के डायरेक्टर हैं। सुधा मूर्ति याद रखें दोस्तों, यह इंफोसिस से हैं। ठीक है, इंफोसिस से हैं और इनके बारे में कौन नहीं जानता है, रिलायंस से। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप याद रखेगा। आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अभी हाल ही में अजीज प्रेम जी को कौन सा अवार्ड दिया गया था। इनको दिया गया था दोस्तों डॉक्टर ईडा एस स्कर्डर अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, स्कर्डर अवार्ड, यह अवार्ड अभी किसको दिया गया था, अजीज प्रेमजी जी को दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे दानी व्यक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है। फिलहाल आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इनके बारे में कुछ बातें लिखा हुआ है, कुमार बिरला के बारे में, कुमार मंगलम बिरला जी के बारे में लिख रहा है दोस्तों। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं वर्तमान में कुमार मंगलम बिरला, और इन्हें सिलिकॉन वैली से बाहर स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। कर बिरला पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें शीर्ष वैश्विक व्यापारिक नेताओं सत्या नडेला, एलोन मस्क और जेफ बेजोस के साथ वैश्विक उद्यमिता के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, तो जरा इनका नाम भी आप याद रखेगा। चलिए हाल फिलहाल में दोस्तों किसको कौन सा अवार्ड दिया गया, किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो लगे हाथ उन चीजों को भी पढ़िए और एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए सुबह सुबह का टाइम है और आप तो जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में चीजें और भी अच्छे से याद होती हैं। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि किसे कौन सा अवार्ड दिया गया। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। दोस्तों टाइम मैगजीन ने 2021 में एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना था, दोस्तों यहां चुना गया सिमोन बिलेस को एथलीट ऑफ द ईयर, और एलोन मस्क को याद रखेगा दोस्तों, उन्हें जो है टाइम्स ने पर्सन
ऑफ द ईयर घोषित किया था। ठीक है, करा किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदी पेलगी खोरलो अवार्ड से सम्मानित किया दोस्तों? ये भूटान देश ने अभी दिया है, याद रखेगा। करा टाइम पत्रिका ने 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? एलोन मस्क को चुना। करा डॉक्टर ईडा एस स्कंदर ओरेसन अवार्ड, यह अवार्ड दोस्तों अजीत प्रेम जी को दिया गया, पीछे मैंने आपको बता दिया। 70वीं मिस यूनिवर्स के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? तो याद रखेगा पूरे 21 साल बाद भारत में कोई मिस यूनिवर्स बना है, इनका नाम है हरनाज संधू। कहां की रहने वाली? चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, तो याद रखेगा। और यह प्रोग्राम कहां पे हुआ था? तो इजराइल देश में हुआ था, उससे भी याद रखेगा। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो याद रखेगा नीना गुप्ता इनका नाम है। ठीक है, गणित का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दोस्तों करा कि आईआईटी किस आईआईटी संस्थान के वैज्ञानिक हैं? रूपेश गोयल, जिन्हें हाल ही में यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट के रूप में दोस्तों चुना गया है। ये आईआईटी कानपुर से हैं, आईआईटी कानपुर से। हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में दोस्तों 49 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जीता है। नाम कितना है? डाला झीली डाला बेहड़ा ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें दोस्तों, ये सभी आपके लिए एकदम बेहतरीन सवाल हैं, इनको आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला दोस्तों सही जोड़े का मिलान करना है। ठीक है, दिवस दे रहा दोस्तों और आपको बताना है। ठीक है, लिख रहा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, गोवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। सबसे आसान जो है दोस्तों वो है गोवा दिवस। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस क्या दोस्तों? देखिए, गोवा को आजादी मिली थी दोस्तों, कब मिली थी? तो याद रखेगा 19 दिसंबर को गोवा को आजादी मिली थी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। इसके अलावा अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें कि भारत में कब अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेगा अंतरराष्ट्रीय ये मनाया जाता है दोस्तों 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी दोस्तों 18 को मनाया जाता है। गोवा दिवस 19 को मनाया जाता है और मानव एकता दिवस दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये 20 तारीख को मनाया जाता है। तो यहां पर जो उत्तर आएगा दोस्तों BCDA हो गया। क्या हो गया? BCDA, BCDA। ठीक है, ये आपका उत्तर बनेगा। तो BCDA के हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अब कुछ बातें और मैं बताता हूं दोस्तों। अगर यहां प्रवासी दिवस पढ़ रहे हैं तो एक दोस्तों राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय। और यह मनाया जाता है दोस्तों हर साल 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन अफ्रीका से महात्मा गांधी जी लौटकर भारत आए थे, इसलिए दोस्तों हर साल 9 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों दोनों आपको याद रखना है, ये वाला 9 जनवरी है और ये दिसंबर में दोस्तों 9 का दोगुना कर दीजिए 18, वो पहला महीना है, ये आखिरी महीना है। तो याद रखेगा 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जबकि 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात करा दोस्तों, क्या आपको पता है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान? बताइए। अगर ये जिसकी बात करा दोस्तों, आप मुझे बताइए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? क्या पूछा मैंने? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। याद रखिए दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी नाम है इनका। क्या नाम है? मुख्तार अब्बास नकवी नाम है दोस्तों, आप इन्हें याद रखिएगा। एक सवाल और बताइए दोस्तों, एक इसका आयोग बना हुआ, उस आयोग के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी हाल ही में दोस्तों चुना गया इकबाल सिंह लालपुरा को। किसे चुना गया? इकबाल सिंह लालपुरा को अभी अध्यक्ष चुना गया था। किसका दोस्तों? अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो ये सब बात आपको याद रखना है। देखिए स्टडी 91 पे है ना, तो मैं आपको आपका दिमाग सीमित नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो। और मुझे लग रहा है दोस्तों कई सारे बच्चों के दिमाग में अभी ये बात आई रही थी कि सर इस मामले के मंत्री कौन है। ठीक है, तो जस्ट मेरे दिमाग में ही बातें आ गई और मैंने कहा लाओ बता दिया जाए। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस आप जाने गए दोस्तों। गोवा दोस्तों आखिरी राज्य था जहां से अंतिम में पुर्तगालियों को भगाया गया। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे और सबसे अंतिम में पुर्तगाली गए। ठीक है, जो आने का कम था विदेशियों का क्या था दोस्तों? PDADF था। क्या था? PDADF था आने का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, बाद में डच आए हैं, उसके बाद अंग्रेज आए हैं, उसके बाद डेनिस आए जो डेनमार्क के रहने वाले थे और लास्ट में फ्रांसीसी आए। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए और पुर्तगाली सबसे बाद में गए, इस पॉइंट को भी आप याद रखेगा। ठीक है, अब आके अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। अगर मानवाधिकार दिवस पूछ देता तो मान लीजिए यहीं पर पूछ दिया आपसे मानवाधिकार दिवस, क्या पूछ दिया? मानवाधिकार दिवस पूछ दिया, तब आप क्या करते दोस्तों? तब आप बताते मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिवस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। ये सारी बातें वैसे कुछ नया नहीं दोस्तों, मैंने जितना बताना था वो बता दिया आपको। ठीक है, यहां दिवस है, इसको पढ़ लीजिए। विश्व एड्स दिवस दोस्तों ये हर साल 1 तारीख को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। नौसेना दिवस दोस्तों 4 तारीख को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा की बात आती है 6 को मनाया जाता है, याद रखेगा। ये कब मनाया
मनाया जाता है 1 तारीख को, नौसेना 4 तारीख को, नागरिक सुरक्षा दोस्तों 6 तारीख को, भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि भी दोस्तों 6 तारीख को। एक बात और याद रखेगा, अंबेडकर जी का जन्म अगर पूछ दिया तो, अगर अंबेडकर जी का दोस्तों आपसे जन्म पूछता तो ये तो पुण्यतिथि है, जिस दिन उनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था। जन्म हुआ था दोस्तों 14 अप्रैल को हुआ था। कहां पर? महू में हुआ था, महू आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? मनाया जाता है दोस्तों हर जो है 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 दिसंबर को बिपिन रावत जी का देहांत हुआ, निधन हुआ, ठीक है। किसका? बिपिन रावत जी का निधन हुआ है, वो भी आप याद रखेगा, ठीक है, बिपिन रावत जी का। इसके बाद मानवाधिकार दिवस दोस्तों ये 10 तारीख को है। ऊर्जा संरक्षण की बात दोस्तों 14 तारीख को है, ठीक है। 14 को दोस्तों ऊर्जा संरक्षण है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस, चाय हमारे यहाँ का पेय पदार्थ नहीं है, चाय चीन से आया हुआ पेय पदार्थ है, याद रखेगा। 15 तारीख को चाय दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस आज ही बता दिया। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 तारीख को, इसका दोगुना करिए, 9 के दूना 18, तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये भी 18 को है। गोवा मुक्ति दिवस दोस्तों 19 को है। और मानव एकता दिवस दोस्तों, ये मानवाधिकार का दोगुना करिए, एकता हो जाएगा, ठीक है। मानव एकता दिवस ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज दोस्तों आप याद रखेगा। देखिए परीक्षा में कुछ बाहर नहीं आएगा, आपको मेहनत उस लेवल से करना है, ठीक है। मेहनत उस लेवल से करेंगे तो चीजें रहेंगी साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों लिख रहा है कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर कितना जुर्माना लगाया, ठीक है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय समय पर अगर बैंक अपने गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो आरबीआई, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं, ठीक है, वो बाकी बैंकों पर क्या करता है? जुर्माना लगाता है, ताकि लोग डिसिप्लिन में काम करें। अगर इस सेगमेंट में देखा जाए दोस्तों, पीएनबी बैंक की बात करें तो अभी हाल ही में पीएनबी बैंक पर दोस्तों 1.8 करोड़ का क्या लगा दोस्तों? जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। एक्सिस बैंक पर अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया था 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। 5 करोड़ रुपए का जुर्माना एक्सिस बैंक पे लगा था। आईसीसीआई पे दोस्तों अभी 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। स्टैंडर्ड चार्टर पर 1.95 का लगाया गया। और भी याद रखें दोस्तों, अभी एसबीआई पर भी दोस्तों जुर्माना लगाया गया था 1 करोड़ का, इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों पेटीएम पर भी लगाया गया था, याद रखेगा, पेटीएम पर भी दोस्तों 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, ठीक है। ये सब आप याद रखिए, ये बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां मिलान करें दोस्तों, पहले हो जाएगा सी, दूसरे पे ए हो जाएगा, ठीक है, नहीं पहले सी हो जाएगा, दूसरे पे हो जाएगा, तीसरे पे डी हो जाएगा, पांचवें पे मतलब चौथे पे बी हो जाएगा। तो सीएडीबी दोस्तों कर लीजिएगा, सीएडीबी, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा। किस बैंक पर कितना जुर्माना लगता है ये इंपॉर्टेंट है। हां, एक चीज और याद रखें दोस्तों, अभी आरबीआई ने अगर सीमा पार आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है दोस्तों, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आपको पता है यहां पर दोस्तों 20 अंकों वाला एक एलईआई नंबर लेना पड़ेगा आपको। एलईआई नंबर होगा दोस्तों, तभी आप जो है ऐसा कर पाएंगे। इस तरह की चीजें भी अभी आरबीआई लेके आए, ठीक है। बाकी आरबीआई ने दोस्तों अभी पेटीएम बैंक को क्या कर दिया? अनुसूचित बैंक के रूप में दर्जा दे दिया। वे भी अपने बैंकिंग कार्य को जारी कर सकता है। एक मलकापुर कोऑपरेटिव बैंक था दोस्तों, उसको भी बंद किया आरबीआई ने, वो आपके महाराष्ट्र से संबंधित था। तो इस तरह के टॉपिक है, इनको याद रखेगा दोस्तों। फिलहाल ये चौथा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसको अगर आपकी इच्छा होगी तो पढ़िएगा कि क्यों लगाया गया था जुर्माना, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बैंकिंग से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर चर्चा करते हैं। मुझे लगता है दोस्तों चर्चा मुझे जो है डिस्क्रिप्शन पे ना दे करके चर्चा मुझे यहां करना चाहिए, इसलिए मैं इन तरह की चीजों को पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि वो सवाल है दोस्तों जो हाल फिलहाल में बैंकिंग से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े थे। तो पहला ही हो गया, किस बैंक ने हाल ही में ईटीबीएफएसआई ने, देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि अभी हाल ही में 2 बैंकों को 2-2 पुरस्कार दिया गया है। एक दोस्तों डीजी धन पुरस्कार दिया गया है। अगर डीजी धन पुरस्कार पूछे तब बताएगा यह पुरस्कार कर्नाटक ग्रामीण बैंक को दिया गया। डीजी धन पुरस्कार की बात कर रहा हूं। यहां पे दोस्तों क्या है? ये बीएफएसआई एक्सीलेंस अवार्ड दोस्तों, और ये 2 पुरस्कार दोस्तों इसमें दिए गए। ये दिया गया दोस्तों डीबीएस बैंक को। किसे दिया गया? ये डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया, ये आप याद रखेगा। हाल ही में असम में दोस्तों एक स्किल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। $112 मिलियन दोस्तों ये एडीबी दे रहा है यहां यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए, तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में सीमा पार लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचान करता यानी एलईआई नंबर अब जारी किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, इसे भी याद रखेगा। 20 अंकों का होगा, ठीक है। हाल ही में किस बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे सीधा इसको लिखो MIETY, ठीक है,
तो याद रखें दोस्तों, MIETY लिखो दोस्तों, MEI माइटी लिखा जाता है, ठीक है। करा इसने 2 डिजिधन पुरस्कार दिए, ये दोस्तों कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक को दिया गया। पेटीएम पेमेंट बैंक को दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया, उसके पहले यह 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। करा हाल ही में करा किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड दोस्तों लॉन्च किया है। मेटल डेबिट कार्ड ये IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा जारी किया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। निजी क्षेत्र में ऋणदाता बैंक, किस ऋणदाता बैंक ने दोस्तों महिलाओं के लिए एक दोस्तों मित्र प्लस नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, यह फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। करा भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य के मलकापुर में दोस्तों मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दिया है, यह महाराष्ट्र का बैंक है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान दीजिए। देखिए एक बात और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 पर सभी विषय निःशुल्क पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों को विषय पढ़ना है वो एक मौका दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आ जाइए, शुरू से लेकर आखिरी तक विषय पढ़ा दिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, कुछ लेक्चर बाकी वरना कंप्लीट है, ठीक है। पूरा पॉलिटी पढ़ा दिया गया, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो और पूरा हिंदी। ये ऐसे विषय जो कंप्लीटली दोस्तों खत्म हो गए हैं, निःशुल्क रूप से पढ़ाए गए हैं, आप आके देख सकते हैं, ठीक है। और ये उन्हीं का दोस्तों PDF नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से। चलो आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। कर हाल ही में किस राज्य में माओवादी प्रभावित जिलों में सीएम ने सहाय योजना शुरू किया, ठीक है भाई, कहां की बात है दोस्तों, ये घटना है, देखिए यहां मैं पूरा अच्छे से आपको समझाता हूं दोस्तों। यह बात है झारखंड की, ठीक है, झारखंड की, ठीक है। झारखंड की राजधानी कहां दोस्तों, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के दोस्तों सीएम कौन है, सीएम कौन है, तो दोस्तों आपको पता होगा हेमंत सोरेन यहां के क्या है, वर्तमान में सीएम है, हेमंत सोरेन नाम है, ठीक है। यहां दोस्तों राज्यपाल कौन है, यहां राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों रमेश बैस हैं। कौन है, रमेश बैस आपके क्या है, राज्यपाल है। रमेश बैस जी क्या है दोस्तों, यहां पे राज्यपाल है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ दोस्तों, यहां झारखंड के अंदर दोस्तों टोटल 24 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों, टोटल यहां पर 24 जिले हैं, 24 जिले हैं, और 24 में से लगभग 19 जिले में दोस्तों, 19 जिले क्या है दोस्तों, ये माओवादी प्रभावित जिले हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, यहां माओवादी रहते हैं, ठीक है। और जहां माओवादी रहते हैं दोस्तों, वहां पे विकास कार्य कहीं ना कहीं रुका ही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन लोगों के अपने डिमांड्स होते हैं और ये लोग जो है चीजें पूरा नहीं होने देते। अगर मैं बात करूं उड़ीसा छत्तीसगढ़ की, तो वहां भी दोस्तों नक्सलवादी और माओवादी रहते हैं, नागालैंड में भी रहते हैं, आप सभी जान ही रहे होंगे। लेकिन ये जवाब कहां है, जहां से ये योजना शुरू किया गया, सहाय योजना, ये सहाय योजना संबंधित है आपके झारखंड से। अच्छा, इस योजना के तहत किया क्या जाएगा, इस योजना के तहत दोस्तों खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप सोचेंगे माओवादी प्रभावित जिलों में खेल को बढ़ावा देना, ये कुछ समझ नहीं आया। देखिए अगर वहां हम बच्चों से पढ़ने लिखने के लिए कहेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ठीक है। और किसी भी तरह के जहां जुर्म वाले एरिया होते हैं, जहां जो लोग निगेटिव होते हैं, वहां खेल को प्रभावित करने से दोस्तों दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। देखिए अगर आपको किसी चीज का नशा हो, आप नशा छोड़ना चाहते हैं ना, तो आप खेल को अपना नशा बना लीजिए, आपसे हर नशा छूट जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ खेल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर हेमंत सोरेन के द्वारा दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया, इसे भी आप याद रखिएगा, ये अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। अच्छा, यहां दोस्तों खास करके जो युवा वर्ग के लोग होंगे, मतलब 14 साल से लेकर 19 साल तक के आयु के जो बच्चे होंगे, उनका पंजीकरण किया जाएगा और अलग अलग खेलों के लिए उन्हें ट्रेंड किया जाएगा, जैसे बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, जो भी खेल होगा, हॉकी हो गया, उनके लिए दोस्तों उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। तो इसे भी आप याद रखेगा। बाकी की जानकारी चाहिए तो ये सारी चीजें दिया गया है, आप चाहें तो यहां पर और भी चीजें पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग बातचीत करते हैं दोस्तों योजनाओं के बारे में कि हाल फिलहाल में कौन कौन सी योजना किसके किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो पहला तो याद होगा सहाय योजना। कर हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वालों के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, दिल्ली ने, ठीक है, दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। मनीष सिसोदिया दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करते नजर आए। कर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। हाल ही में इस मंत्रालय के द्वारा एक एल्डर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, अभी एक और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 14566। कैसे याद है, क्योंकि एल्डर हेल्पलाइन नंबर था 14567 और यहां पर 66 है, यह ध्यान दीजिएगा, इसे वीरेंद्र कुमार जी ने लॉन्च किया है। कर हाल ही में नीति आयोग ने दोस्तों
जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाने जा रहा है, इसे याद रखेगा, 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाने जा रहा है, ठीक है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, याद रखेगा मनोज सिन्हा है, बगल में लद्दाख है, वहां राधा कृष्ण माथुर हैं। दोनों सवालों को याद रखेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी भोपाल में और इंदौर में, इन दो जगहों पर दोस्तों कमिश्नरेट लागू कर दिया है, इसे भी याद रखेगा, यहां कमिश्नर हुआ करेंगे, ठीक है। करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कब से कब तक के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को अवधि को बढ़ा दिया गया दोस्तों, तो मार्च 2023-24 तक हो गया, ठीक है, याद रखेगा। करेक्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहां के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफा देने के बाद पुष्कर सिंह धामी यहां के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया उत्तराखंड में, ठीक है। श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय के द्वारा भी स्टार्ट किया गया, श्रेष्ठ योजना दोस्तों ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया, जिसके मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वैश्विक फिनटेक हब बनाने के लिए दोस्तों एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल बनाने जा रहा है दोस्तों, यह बात है आपके तमिलनाडु की, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा दोस्तों इसे स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है, करा कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स के बारे में दोस्तों कौन सा कथन है वो बताना है। देखिए यहां लिखा है दोस्तों लिटरेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी शिक्षा की बात करा, ठीक है, पढ़े लिखे, साक्षरता की बात करा, ठीक है। तो देखिए साक्षरता से संबंधित कुछ बातें यहां पर हैं, ठीक है, जरा उसके बारे में सुनिएगा। अभी साक्षरता और साक्षरता को लेकर के दोस्तों बिहार ने अपने राज्य को स्पेशल दर्जा देने की दोस्तों मांग शुरू की है, वो भी आप जान ही रहे होंगे। फिलहाल आइए यहां पढ़ते हैं, कर बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे नीचे, क्या कथन सत्य है। जी हां दोस्तों, याद रखेगा यह कथन सत्य है कि बिहार जो है भाई शिक्षा की बात है तो इस मामले में दोस्तों सबसे नीचे है। कर बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो केरल दोस्तों बड़े राज्यों की सूची में नहीं है, यह आपके लिए एक बड़ी बात है। वैसे बच्चों के दिमाग में ही आएगा कि हाँ ये तो सही लिख रहा है, बट किस वजह से गलत है दोस्तों, केरल टॉप पर है, ठीक है, लेकिन छोटे राज्यों की श्रेणी में दोस्तों केरल टॉप पे है, न कि बड़े राज्यों की श्रेणी में। ये छोटी सी बात है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती तो हो ही जाएगा ना। और पढ़िए आगे, लेकिन आज झारखंड सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले दोस्तों देश के राज्यों में है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, झारखंड का है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों यह कथन भी क्या है दोस्तों, सत्य है, ठीक है। वैसे ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ है, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा यार, बिहार से अलग होकर तो झारखंड बना था, ठीक है, याद रखेगा। पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना, फिर झार बना, 36 उत्तर झारखंड सबसे लास्ट में बना, और इसके भी लास्ट में दोस्तों आपका तेलंगाना बना है, ठीक है। करा केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में लद्दाख जो है सबसे नीचे सूचीबद्ध। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो जी हां यह कथन भी सत्य है, ठीक है। देखिए इस कथन से अगर सवाल बना, ठीक है, परीक्षा में, तो बहुत सारे बच्चे यहां पर गलत करेंगे, आप मत कीजिएगा, इसलिए आपको फिर से अभी रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताता हूं, ठीक है। यहां फिलहाल क्या हो गया दोस्तों, 1, 3 और 4 क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। दूसरा वाला दोस्तों असत्य हो गया, तो जहां जहां 2 दिया है वो आप कट कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा। आइए इस रिपोर्ट के बारे में कुछ और बातें बताता हूं, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है दोस्तों कि आज नहीं तो कल ये रिपोर्ट से एक आध क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और बच्चे गलती करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं तो आज ही इसका हम लोग काम तमाम कर देते हैं। पहली बात सुनिए, इसको जारी किसके द्वारा किया गया, तभी विवेक देवराय के द्वारा दोस्तों इसे जारी किया गया, ये आप ध्यान दीजिएगा, विवेक देवराय के द्वारा, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में दोस्तों क्या है, वो अध्यक्ष के रूप में है, उनके द्वारा यह इंडेक्स का जो रिपोर्ट है दोस्तों ये जारी किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, यहां पर दोस्तों राज्यों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जाहिर सी बात है, बड़े राज्य, छोटे राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब एक एक के बारे में दोस्तों अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो पॉइंट नंबर 1, बड़े राज्यों में लिटरेसी की बात करेंगे तो बिहार सबसे नीचे है, पॉइंट 1 याद रखेगा। छोटे राज्यों की श्रेणी में दोस्तों केरल क्या है, लिटरेसी के मामले में सबसे ऊपर है, इसे याद रखेगा। झारखंड दोस्तों सबसे खराब प्रदर्शन किया है, ठीक है, पूरे भारत में, इसको भी याद रखेगा। दोस्तों देश के अंदर लद्दाख, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो लद्दाख का पोजीशन बहुत नीचे है, डाउन है एकदम, ठीक है, जबकि लद्दाख में सरकार बहुत सारे काम कर रही है। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा भी की गई, ठीक है। तो अभी बढ़ रहा है, चीजें बढ़ी जाएंगी, ठीक है, लेकिन अभी के लिए दोस्तों लद्दाख जो सबसे नीचे है, बल्कि लक्षद्वीप, ल से लद्दाख छोड़ के ल से लक्षद्वीप पे आ जाइए दोस्तों, तो ये सबसे टॉप पर है अगर बात करेंगे केंद्र शासित का तब, ठीक है। उत्तर की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे टॉप पर कौन है, मिजोरम जो है दोस्तों, ये सबसे टॉप पर है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। 50% से अधिक राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से नीचे का स्कोर किया
है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में लद्दाख का और ऐसे में दोस्तों झारखंड का, ठीक है, और उत्तर पूर्वी अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे खराब पोजीशन रहा। ठीक है, इन चीजों को देखिएगा। यहां पे दोस्तों 4 मानक बनाए गए थे, उसी मानक के आधार पर जो इसको टेस्ट किया गया, जैसे वहां का शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां शिक्षा की पहुंच कैसी है, सीखने का परिणाम कैसा है, और शासन वगैरह को लेकर के, ठीक है, बुनियादी स्वास्थ्य को लेकर के, इन्हीं सब को लेकर के दोस्तों यह इंडेक्सिंग तैयार किया गया था। ठीक है, तो पढ़िएगा दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में, यहां से सवाल तो बनने ही बनने हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, ईमानदारी से मेरे साथ लगे रहिए, मैं सभी सवाल आपको याद करा दूंगा। चलिए सूचकांकों से संबंधित जो अच्छी बातें पढ़ते हैं। पहला योग है दोस्तों, करा बड़े राज्यों की श्रेणी में दोस्तों ऊपर कौन है, तो अगर बड़े राज्यों की श्रेणी में ऊपर करा, बड़े छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल टॉप पर है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं छोटे राज्यों की बात करूं तो केरल टॉप पर है। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्या था, छोटे राज्यों में केरल टॉप पर है। अगर मैं दोस्तों केंद्र शासित की बात करूं, केंद्र शासित की, तो आपने पढ़ा दोस्तों लक्षद्वीप टॉप पर है। क्या है, लक्षद्वीप टॉप पर है। आपने भी पढ़ा दोस्तों, अगर छोटे किसकी पूर्वोत्तर की बात करूं तो आपने पढ़ा पूर्वोत्तर में मिजोरम टॉप पर है। तो बात आता है ना कि बड़े राज्यों में कौन टॉप पर है, तो बड़े राज्यों में दोस्तों देखिएगा पश्चिम बंगाल टॉप पर आया। जी हां, बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल को 4 स्कोच अवार्ड भी दिया गया था। क्या दिया गया था, तो सवाल तो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हाल ही में किसे 4 स्कोच अवार्ड दिया गया था। ठीक है, स्कोच अवार्ड, मेरा दिल करा दोस्तों आज नहीं तो कल स्कोच अवार्ड से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, याद रखेगा, पश्चिम बंगाल को 4 स्कोच अवार्ड और नागालैंड को 7, कितना, 7 राष्ट्रीय अवार्ड भी दिया गया था। जरा उसे भी अपनी लिस्ट में अपडेट कर लीजिए, मैंने पढ़ाया है, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत ईवीएस में दोस्तों टॉप पर कौन है, तो अपना उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश टॉप पर है। आगे करा दोस्तों, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक भी जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 66वें स्थान पर। ठीक है, स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दोस्तों टॉप पर कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर टॉप पे है। हाल ही में जारी एडविल हरुन इंडिया में परोपकार की सूची में दोस्तों कौन टॉप पर है, अजीज प्रेमजी भारत से टॉप पर है। ठीक है, सबसे उदार देश के रूप में दोस्तों इंडोनेशिया को जाना जाता है। और एक दोस्तों अभी हाल ही में जो है गिविंग इंडेक्स जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था, अभी हाल ही में एक गिविंग इंडेक्स जारी किया गया था। इस गिविंग इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर जो भारत का स्थान है ये रखा गया था 14वां स्थान। तो लगे हाथ, आप इसे भी याद रखेगा। ठीक है, कर हाल ही में कितने भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन में विश्व प्रतिष्ठा में दोस्तों स्थान हासिल किया है, तो भारत के केवल 4 ही यूनिवर्सिटी हैं जो यहां शामिल किया गए। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पर दोस्तों कर्नाटक राज्य, ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पे कौन है, कर्नाटक राज्य है। और अभी कर्नाटक मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों चेंज हुए थे। राज्यपाल वहां बनाए गए थावरचंद गहलोत को, और वहां के मुख्यमंत्री वर्तमान में बसवराज बोम्मई हैं, जिन्होंने बीएस येदुरप्पा से स्थान जो है ग्रहण किया था। ठीक है, इसके पहले बीएस येदुरप्पा थे, अभी बसवराज बोम्मई हैं, उनका नाम याद रखिएगा। करा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में दोस्तों शासन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो शासन के प्रदर्शन की बात करेंगे तो केरल का पहला स्थान है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में याद रखिएगा भारत का 9वां स्थान है, 9th रैंक। ठीक है, फीफा रैंकिंग जारी किया गया था, उसमें भारत का स्थान 106वां है, जबकि भूख सूचकांक आया था उसमें 101वां है। तो 101 उसमें, 6वां इसमें है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें 90 नंबर है भारत का, 90वां स्थान है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो यहां पर 121वां स्थान है। और दोस्तों क्या लिखा है, वैश्विक भूख सूचकांक, इसमें 101वां स्थान है, तो मैं आपको बता ही चुका। ठीक है, तो सूचकांकों से जुड़े ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको पता है स्टडी 91 पर नितिन सर ने आपको खुद ही पढ़ाया क्या, टॉपिक वाइज करंट अफेयर। जी हां दोस्तों, डेली रात को 9 बजे दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर चलता था और चलता भी है। आप इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आएगा। एक चीज और करना चाहूंगा, स्टडी 91 पर दोस्तों मैंने एक फ्री बैच बनाया है करंट अफेयर का। जी हां दोस्तों, आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए स्टडी 91 को, ठीक है, और वहां पर दोस्तों आप करंट अफेयर की एक फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मुफ्त है, ये बैच फ्री में है। आप कहेंगे सर ये बैच हम ज्वाइन क्यों करें, बैच इसलिए ज्वाइन करिए क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ हैं आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट आपको फ्री में देने के लिए मिल रहे हैं, बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं दोस्तों, पूरा 2020 का और पूरा 2021 फुल अपडेटेड मिला दोस्तों। मंथली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, सब कुछ
यानी आपके परीक्षा में इससे ज्यादा पुराना तो डेटा आएगा नहीं, जो आएगा यहां तक आएगा। यहां से आपको एकदम सीक्वेंस से चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बैच फ्री में है, इसलिए आपके लिए कोई कष्ट वाली बात नहीं है, ठीक है। आप उसे ज्वाइन करिए, वहां आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का सवाल पढ़ते हैं। और कारण निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है, जरा ये बता के दिखाइए। लिख रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की जो उम्र थी दोस्तों, वो 18 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया, 21 साल कर दिया। अभी तक शादी की उम्र दोस्तों 18 साल मानी जा रही थी, लेकिन अब यह उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 साल, यानी अब आगे 21 साल से कम की महिलाओं का विवाह नहीं होगा, ठीक है। अब ये कानून जुर्म वाली श्रेणी में आ गया है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य कथन है। कारण संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र जो चल रहा था दोस्तों, 29 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, 23 दिसंबर तक का जो चल रहा था, इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम और 2006 में जो आया था, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम में दोस्तों परिवर्तन किए गए। जाहिर सी बात है चेंजिंग किया जाएगा, क्योंकि अब यहां पर संशोधन के लिए एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया, भी सही है। 1978 में दोस्तों एक शारदा अधिनियम आया था। यह शारदा अधिनियम दोस्तों किसने लाया था, कई बार परीक्षा में पूछता है, बताएगा दोस्तों, हरविलास शारदा इनका नाम है। क्या नाम है, हरविलास शारदा नाम है, ठीक है। हरविलास शारदा ने इसे आगे बढ़ाया था, 1939 की बात है, शारदा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि संशोधन करके महिलाओं की विवाह की आयु 15 साल से बढ़ाकर 18 साल किया था, और अब जाकर के 18 साल से 21 साल किया जा रहा है, तो यह भी याद रखेगा। यह कथन भी सत्य है। तो यहां दिए गए दोस्तों सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, जरा इन्हें याद रखेगा। और यह हरविलास शारदा का नाम दोस्तों, ये तो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधे आगे आते हैं और बिल एंड एक्ट पे बातें कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से ऐसे अधिनियम या चीजें हुई हैं जो चेंज हुई हैं, जिनके ऊपर कानून बना है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया दोस्तों कि मोदी जी ने पास किया, कहा दिसंबर 2021 में किस राज्य द्वारा उच्च जातियों के लिए एक समान वर्ग आयोग बनाया जाएगा। यह घोषणा किसने किया, यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कहा मेघालय कैबिनेट ने अपने यहां दोस्तों एक नया जिला बनाए जाने की मंजूरी दिया, जो पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यह मेघालय ने घोषणा किया। हाल ही में दोस्तों पंजाब ने एक मेलार कोटला नाम का दोस्तों एक जिला बनाया था, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कारपोरेट मामले के मंत्रालय ने दोस्तों कंपनी कानून के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया, तो 1 साल के लिए यहां पर इंक्रीज कर दिया गया। कहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए दोस्तों एक योजना शुरू किया गया, जिसका नाम है फास्टर योजना। यह भी अच्छा सवाल है। कहा हाल ही में किस राज्य ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया, तो सबसे ज्यादा जो टूरिज्म है वो आपके राजस्थान में है, और वहां पर इसे संज्ञेय अपराध बना दिया गया, ठीक है, राजस्थान में। जी हां, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में किसने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। इनर लाइन परमिट का तात्पर्य होता है कि 24 घंटे से ज्यादा अगर आपको उस राज्य में रुकना है, ठीक है, तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, और इस इनर लाइन परमिट को अभी लद्दाख ने समाप्त किया। पूर्वोत्तर के कई सारे राज्यों में आज भी इनर लाइन परमिट आपको लेने की जरूरत पड़ती है। हाल ही में चर्चा में रहे किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। वैसे अगर राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, क्षमादान दे सकते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल के क्षमादान की बात करेंगे तो अनुच्छेद 161 याद रखेगा, जिसके तहत राज्यपाल क्या कर सकते हैं, क्षमादान दे सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट का किस स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मंजूरी दिया है, तो विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों तो ये लद्दाख में बनाया जा रहा है, ठीक है, इसको याद रखेगा। और असम स्किल यूनिवर्सिटी की बात हम लोगों ने कर लिया, $112 मिलियन दोस्तों यह एडीबी दे रही है असम में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, उसे याद रखेगा। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय दोस्तों अमित शाह जी ने अभी इसकी आधारशिला रखा, कहां पर, सहारनपुर में, उसे भी याद रखेगा। मोदी जी ने अलीगढ़ में दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर दोस्तों एक विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा करके गई है। दोस्तों गोरखपुर में और इलाहाबाद में 2 जगह पे दोस्तों 2 विश्वविद्यालय और बनाए जा रहे हैं, जिसका आधारशिला रामनाथ कोविंद जी ने रखा। विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में बन रहा है, आयुष विश्वविद्यालय वो आपके गोरखपुर में बन रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी, ठीक है। देखिए मेरे साथ रहेंगे ना तो मेरे दिमाग में जितनी बातें आएंगी मैं वो सब आपको बताते चलूंगा और याद कराते चलूंगा, ठीक है। मेरे लिए इतना ही है, ठीक है। मेरी क्लास में और औरों की क्लास में यही अंतर है कि मैं केवल सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें ही पढ़ा सकता, मैं और मसाला लगाकर मिर्च लगाकर चीजें आपको नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा हाल ही में किस सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना शुरू किया, ठीक है। अभी दोस्तों आपने पीछे पढ़ा सहाय के बारे में, ठीक है, यहां पर दोस्तों खेल नर्सरी योजना की बात किया जा रहा है और यह हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। हरियाणा दोस्तों आप जानते होंगे बहुत सारे गेम में सबसे, अगर मैं पूरे भारत की बात कर दे तो कि भारत
भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल कौन लेके आता है, तो हरियाणा लेकर आती है। तो याद रखिए, तो हरियाणा सरकार ने कहा कि दोस्तों जो भी कुछ एशियन गेम्स में होने जा रहा है, एशियन गेम्स जो हो रहा है, ठीक है, या अगर मैं बात कर दूं कॉमनवेल्थ की बात कर दूं, यानी राष्ट्रमंडल खेलों की बात कर दूं, ठीक है, इसकी बात कर दूं, या फिर मैं बात कर दूं दोस्तों ओलंपिक वगैरह की, तो दोस्तों इसमें खिलाड़ियों को और ज्यादा ट्रेनिंग मिले, इसके लिए दोस्तों लोगों से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा है। क्या किया जाएगा, यहां पर खेल नर्सरी बनाए जाएंगे अलग अलग गेम्स के लिए, ये जो है हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों को पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए योजनाओं से संबंधित एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा, माओवादी प्रभावित जिले में दोस्तों कुल 19 जिले थे जहां सीएम हेमंत सोरेन ने क्या किया, सहाय योजना शुरू किया था झारखंड में। ठीक है, कर हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल छोड़ने वालों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने दोस्तों एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया 14566, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने दोस्तों टोटल जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग लैब बनाने जा रही है, तो उसको भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में कमिश्नरेट लागू करने के लिए दोस्तों ये प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया, याद रखेगा। कह रहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का समय बढ़ा करके मार्च 2024 तक कर दिया है, याद रखेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया। श्रेष्ठ योजना दोस्तों केंद्रीय किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह श्रेष्ठ योजना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के आखिरी सवाल के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर दोस्तों स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दिया है, यह बताइए। दोस्तों 6 परमाणु रिएक्टर, अभी तक दोस्तों कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर 6 परमाणु रिएक्टर हों, लेकिन दोस्तों सरकार की योजना के तहत आ गया। अगर मैं यहां परमाणु ऊर्जा की बात करें दोस्तों, अगर हम यहां पर परमाणु ऊर्जा की बात करें तो आपको पता है परमाणु ऊर्जा का योगदान अभी हमारे यहां कितना है, केवल 3% है। और अब इस चीज को बढ़ाने के लिए दोस्तों चीजें चल रही है। लगभग दोस्तों याद रखेगा कितना जनरेट होता है, कितना मेगावाट, तो याद रखें दोस्तों लगभग अभी 6000 है, और इसको बढ़ा करके दोस्तों कितना किया जाना है, 22000 तक जाएगा दोस्तों। ये पूरा मेहनत अभी आने वाली, रंग लाने वाली। ठीक है, फिलहाल ये कहां बनाया जा रहा है, तो याद रखेगा ये बनाया जा रहा है जैतापुर महाराष्ट्र में, जैतापुर महाराष्ट्र। अच्छा एक बात और याद रखेगा, किसके सहयोग से बनाया जा रहा है दोस्तों, अगर ये सवाल परीक्षा में पूछा तो किसके सहयोग से ये तैयार किया जा रहा है, तो बताइएगा दोस्तों इसमें फ्रांस के सहयोग से इसे बनाया जा रहा है। किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से। ठीक है, अभी फ्रांस के साथ मिलकर के मोदी जी ने नवंबर 2015 में क्या किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में बनाया गया, वो भी याद रखेगा। अभी हाल ही में आईएसए के महानिदेशक कौन बनाए गए, अजय माथुर जी को इसका महानिदेशक बनाया गया। और आईएसए को अभी यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, उसने इसे पर्यवेक्षक का दर्जा भी दिया। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, ये जैतापुर महाराष्ट्र में है, कहां पर, तो रत्नागिरी जिला सुना होगा, वहां पर है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो और कह रहा दोस्तों 1650 मेगावाट की क्षमता वाले दोस्तों यहां पर स्थापित किए जाएंगे। फ्रांस के सहयोग से देखिए दोस्तों बन रहा, टोटल 6 बन रहा है, ये भी याद रखेगा। अभी जो योगदान है दोस्तों वो मात्र 3% है, लगभग मैंने बता दिया 3.1% है। और आगे दोस्तों अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है 6780 चल रहा है, और आगे चल के 2031 तक इसे 22480 करने की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो ही गया। दूसरा लिख रहा है दोस्तों, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन दोस्तों लॉन्च किया है, यह नासा ने किया है। किसने किया है, नासा। अभी हाल ही में दोस्तों नासा का कार्यकारी प्रमुख किसे बनाया गया, बताइए। नासा का कार्यकारी प्रमुख अभी हाल ही में भारतीय मूल की नीरा टंडन को बनाएगा। किसे, नीरा टंडन का, तो इनका नाम भी याद रखेगा। ठीक है, कर हाल ही में किस देश ने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 1103 दोस्तों एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया, ये चीन का है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ और किस विभाग ने हाल ही में भारत आईटीयू संयुक्त साइबर ड्रिल 2021 की शुरुआत किया है, यह भारत में दूरसंचार विभाग की तरफ से दोस्तों जारी किया गया। देखिए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवाल हैं। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया, गरुड़ ऐप दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हाल ही में स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह रिचर्ड ब्रैंसन के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रमा के क्रेटर का नाम दोस्तों किसके नाम पर रखा गया, तो याद रखेगा मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा जाएगा चंद्रमा के क्रेटर का नाम। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जबकि चाय पार्क असम में स्थापित किया जा रहा है और सोलर पार्क गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए अपनी आईटी नीति जारी किया है, तो आईटी नीति दोस्तों यह तेलंगाना राज्य जो है जारी किया है, याद
याद रखेगा। आईटी नीति तेलंगाना ने जारी किया है, और दोस्तों याद रखेगा जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश ने जारी किया है, और ईवी पॉलिसी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति ये महाराष्ट्र ने जारी किया है। 3 तरह की नीतियां हैं, तीनों याद रखेगा, परीक्षा में आ सकता है। क्या क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी ये महाराष्ट्र का है, तेलंगाना ने दोस्तों आईटी नीति लॉन्च किया, और उत्तर प्रदेश ने 2011 में दोस्तों इसके पहले जनसंख्या जो जोड़ा गया था। अब दोस्तों नए योजना के तहत दोस्तों यहां पे कई सारे चेंजेस भी किए गए। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, उसी दिन दोस्तों एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक अलग जनसंख्या नीति जारी की गई। ठीक है, तो उसे भी आप याद रखेगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। ध्यान दीजिए, सामने आपका रेलवे का एग्जाम है, तो अभी स्टडी 91 ने मॉक टेस्ट बैच लॉन्च किया है। एक तो सीबीटी 2 का है जो 299 का है, एक दोस्तों ग्रुप डी का है जो 249 रुपए का एक मॉक टेस्ट बैच है। इसे ज्वाइन अगर आप करते हैं दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलता है। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, प्लस दोस्तों यहां पे क्या मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद अगर आपने गलती किया तो उस गलती को सुधारना बहुत आवश्यक है। वीडियो सोल्यूशन से मिलता है, प्लस मिलता है दोस्तों आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल। ठीक है, इन सभी के साथ दोस्तों इतने रुपए में आपको किताब मिलता है। ठीक है, उतने रुपए में स्टडी 91 आपको सब कुछ दे रहा है। आप आइए इसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास दोस्तों ये समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।